लिस्टेड स्पेस के अंदर अगर कोई एक्विजिशन होता है तो मैं एक बारी कुछ टाइम स्पेंड करता हूं कि उस एक्विजिशन से उस कंपनी को क्या फायदा होगा और पूरी एड्रेसेबल मार्केट कितनी बड़ी है और कितना हमारी प्रोजेक्शन फ्यूचर की भी हो सकती हैं। तो इसी का एक एग्जांपल है शीला फोम कंपनी का, जिसने कुरलॉन कंपनी खरीदी है मैट्रेसेस सेगमेंट के अंदर, और उन्होंने ये एक्विजिशन अराउंड 2000 करोड़ से ऊपर का करा है। अब इस एक्विजिशन का मतलब क्या है और एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी इस एक्विजिशन से क्या क्या सीख सकता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो कंपनी जो हमारी शीला फोम है, जिसकी मार्केट कैप आज की डेट में अराउंड 11,000 करोड़ की है, उसका पहले तो हम बात करते हैं मार्केट शेयर कितना है मैट्रेसेस सेगमेंट के अंदर। तो 25,000 करोड़ की जो हमारी मैट्रेस मार्केट है, जो कि आपके हाउस होल्ड के अंदर बेड्स पे जो आपकी मैट्रेस लगती है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी एड्रेसेबल मार्केट आज की डेट में इंडिया में 25,000 करोड़ की है। उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि लिस्टेड प्लेयर्स के अंदर शीला फोम, कुरलॉन और बाकी और भी छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनके छोटे मोटे शेयर्स हैं। लेकिन ये जो मार्केट है, ये अभी फिलहाल मैं कह सकता हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ज्यादा फ्लरिश कर रही है और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के बाद मार्केट शेयर उसका कम है। लेकिन जैसे जैसे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होता है तो हिस्ट्री ये कहती है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कंसोलिडेशन करके जो छोटे छोटे मार्केट शेयर वाली कंपनीज हैं उनको एक्वायर करके एक बड़ी कंपनी फॉर्म होती है। इसी की ट्रेजेक्टरी पे शीला फोम ने जो एक्विजिशन किया है, उससे कंपनी को सबसे पहले हमारी टोटल मार्केट के अंदर कितना बड़ा शेयर हो जाएगा। तो कंपनी का 13% के आसपास का शेयर था मॉडर्न मैट्रेसेस के अंदर और कुरलॉन कंपनी का शेयर था अराउंड 8% का। कंपनी की प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने ये बोला है कि जब दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी तो तकरीबन इन दोनों कंपनीज का शेयर 20% के आसपास का हो जाएगा पूरे इंडिया की मार्केट के अंदर। ये एक अच्छा कंसिडरेबल शेयर है जहां पे आपके पास अब परचेजिंग पावर तो होगी और एक ब्रांड पावर भी एक कंपनी के पास आ जाएगी। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है? आप ये सोचिए कि अगर कोई कंपनी लेट्स सपोज अपने रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए 10 चीजें खरीदती थी, तो आज की डेट में जब उसने एक्विजिशन कर दिया तो आपकी पहली बात तो रॉ मटेरियल की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी परचेजिंग कॉस्ट के अंदर। कि आज आप सपोज 100 रुपए की चीज ले रहे थे तो आप अपने वेंडर से नेगोशिएट करके उसको 95 पे 90 पे लेके आ जाएंगे कि हम आज की डेट में अगर 100 किलो को सामान खरीद रहे तो हमें अब रिक्वायरमेंट है 120-130 किलो की। यहां पे कंपनी ने बोला है कि उनको 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर। सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी होल्डिंग कंपनी की कम हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्चा बैठ रहा था, कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसके अंदर आपकी परचेजिंग कॉस्ट की वजह से आपका रॉ मटेरियल का भी खर्चा कम हो गया, लॉजिस्टिक्स का भी खर्चा कम हो गया, और टोटल जब सिनर्जीज इस बिजनेस के अंदर घुसती है तो एक होल्डिंग कंपनी को भी डिस्काउंट मिलता है अपने बाकी खर्चों के अंदर, जैसे कि HR कॉस्ट होगी, जैसे कि आपकी सेल्स के बंदे हो गए। तो इन चीजों को मिला के एक आता है हमारा पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन। ये दुनिया का सबसे आपको कह सकते हैं कि एडवांटेज वाला डिसीजन होता है कि अगर मैं एक कंपनी खरीद रहा हूं तो ये सिर्फ खरीदने की बात नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म की बात होती है कि इसको खरीदने के बाद मुझे अपनी कंपनी के अंदर बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं। बेनिफिट का मतलब यह है कि हमारा सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होना चाहिए। पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि दो कंपनियां अगर मर्ज हो रही हैं तो उसकी जो कॉमन कॉस्ट है वो तो बाइफर्केशन करके आपकी कंसोलिडेटेड बेसिस पे कम हो ही जानी चाहिए। जैसे कि सपोज दोनों, एक कंपनी के आपके सेल्स पर्सन थे 1000, एक कंपनी के थे 800, तो जब दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी तो आपको 1800 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको लेट सपोज 1300 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पे आपने 300-400 बंदों की सेल्स कॉस्ट बचा ली। आपने अपना जब रेवेन्यू किया तो आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रही थी वो भी आपकी कम होगी, सिमिलरली आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आपकी कम होगी।
तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम वहां आती है कि पोस्ट मर्जर के अंदर जब दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि दोनों कंपनीज के डीएनए, दोनों कंपनीज के कल्चर में बहुत फर्क होता है। तो हिस्ट्री ये कहती है कि पोस्ट मर्जर के अंदर काफी कम कंपनीज सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो आपको ये पार्ट भी रखना पड़ेगा अपनी एनालिसिस के अंदर। अब मैंने जो बेट ली है वो ये बेट ली है कि इंडिया का जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, तो आज की डेट में जैसे जैसे घर बिल्ड हो रहे हैं, तो आप अगर नोटिस करेंगे कि मैं लिस्टेड स्पेस के अंदर रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जो कि रेजिडेंशियल मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर मैं पैसा जरूर लगाता हूं। उसका रीजन ये है कि वहां पे मुझे कंसिडरेबल अमाउंट के मार्जिन भी दिखते हैं और एक रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखती है जो कि लेस साइक्लिकल रहती है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा रियल एस्टेट कंपनीज का कोई प्रोजेक्ट आता है तो एकदम सेल्स बढ़ जाती हैं, प्रोजेक्ट नहीं होगा तो सेल्स डाउन हो जाएगी, तो उसके अंदर गवर्नेंस के भी इश्यूज रहते हैं। लेकिन इंडिया का रेजिडेंशियल मार्केट तो ग्रो हो रही है, उसके ऊपर अगर आपको बेट करना है तो उसमें से जैसे शीला फोम की मार्केट कैप अराउंड 11,000 करोड़ की है, उन्होंने 2,000 करोड़ की एक कंपनी खरीदी है और उनका कंसोलिडेटेड मार्केट शेयर आज की डेट में 20% हो जाएगा। तो इन चीजों को देख के आपने एक अपनी बेट लेनी होती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपको बेट करना है तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं यहाँ पे कंपटीशन की। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टार्टअप भी आपने नोटिस करे होंगे जिनका खूब मार्केटिंग हो रही है, जैसे वेकफिट करके कंपनी है, उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अपना मार्केटिंग स्पेंड रखा हुआ है मैट्रेसेस के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रही है उनका प्रोडक्ट सही होगा, धंधा वही बनता है जहां पे आपके मार्जिन भी हो। और फिलहाल इस कंपनी को मैं दूर रखता हूं अपनी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि अभी ये कंपनी स्टार्टअप फंडिंग की वजह से इतना मार्केटिंग स्पेंड कर रही है और सेल्स कर रही है। ब्रांड बनाने में काफी टाइम लगेगा और उसको जब हम चेक करेंगे, जब ये कंपनी लिस्ट होगी वेकफिट, तब इसको एनालिसिस में डालेंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे कि शीला फोम पे कितना आ रहा है। अभी फिलहाल तो आ रहा है क्योंकि शीला फोम के पिछले 3-4 साल में हमारे एबिटा मार्जिन के अंदर एक डिक्लाइन दिखाई दिया है। इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, सेल्स होना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन शीला फोम के साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, जैसे कि उनका ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर 40% से ऊपर का हमारा मार्केट शेयर है उस डोमेस्टिक मार्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। प्लस इनका इटली के अंदर भी एक अच्छा कंसिडरेबल अमाउंट का बिजनेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी पीयू फर्म लगती है आपकी मैट्रिसेस के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में आपका और भी सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये जो पीयू फोम होती है वो शीला फोम बनाती है और उनका एक कंसिडरेबल अमाउंट का मार्केट शेयर है इस सेक्टर के अंदर भी, जहां पे ऑटोमोबाइल की सीट्स के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट आती है और आपके फर्नीचर के अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट बनती है। तो एक तो हो गया इनका ब्रांडेड बिजनेस जहां पे ये मैट्रेसेस बेचते हैं, प्लस इनका B2B बिजनेसेस भी है जहां पे ये ऑटोमोबाइल सप्लायर वाली कंपनी जो होती है उसके अंदर अपनी सीट्स के अंदर जो पीयू फोम लगती है वो भी ये देते हैं। प्लस कंपनी का हमारे जितने भी चेयर्स हैं उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट बनती है पीयू फोम की। तो धंधे को ऊपर से भी देखना बहुत जरूरी है कि ये मार्केट कहाँ जा रही है, कंपटीशन में क्या हो रहा है, और कंपनी ने अगर एक्विजिशन की है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू।